ताबकार मुजरिम। हर कदम सोच समझकर उठाने में ही आफियत व आष्टी छुपी होती है, लेकिन उजलत पसंद और सहल परस्त अक्सर इस आफियत को दरखोरे एतना नहीं समझते। बिना सोचे समझे वो कर गुजरते हैं जिसका अंजाम सिर्फ नाकामी की सूरत में निकलता है। मनफी तर्ज अमल इख्तियार करने वाले ये भूल जाते हैं कि इनके रास्ते में कोई भूल भी आ सकती है जो भटका सकती है। अपनी तरफ से उन्होंने बेहतरीन मंसूबा साजी की थी। वारदात का हर पहलू मुकम्मल और कामयाब तर था। न जाने कहाँ भूल हुई जो पकड़ की जद से बच ना सकी। तजस्सुस और थ्रिल से भरपूर नावल की शानदार तखलीस। मुसन्निफ अमजद रईस। कॉल आधी रात के बाद आई थी। हैरी बोश तारीक लिविंग रूम में बेदार था। कॉल इसके सुपरवाइजर की जानिब से थी। होमिसाइड स्पेशल में ये हैरी बोश की नई जॉब थी और शायद इस रोज़ उसकी ज़रूरत आन पड़ी थी। हैरी, तुम जाग रहे हो? जी हाँ, वो बोला। कौन पियानो बजा रहा है? आवाज़ आई। न्यूयॉर्क में जैज स्टैंडर्ड लाइव प्रोग्राम है, फ्रैंक मॉर्गन परफॉर्म कर रहा है। आवाज़ आई। फ्रैंक इज़ गुड, लेकिन मजबूरी है। फ्रैंक से तुम्हें दूर करना बुरा लग रहा है। बोश ने रिमोट की मदद से मौसीकी तमाम कर दी। क्या मसला है लेफ्टिनेंट? तुम और इग्नासिफ पहुंचो, हॉलीवुड को ज़रूरत है, मर्डर केस है। कहाँ? हैरी ने पूछा। मुल हॉलैंड डैम देखा है? आवाज़ आई। हाँ, एक मरतबा गुजरा हूँ वहाँ से, हैरी ने जवाब दिया और छोटी सी नोटबुक पर तारीख और लोकेशन लिखी। कुछ और? हैरी ने पूछा। कुछ ज़्यादा नहीं। कोई इस आदमी को वहाँ लाया और खोपड़ी उड़ा दिया। 2 गोलियां सर में, आवाज़ ने कहा। हैरी ने अगला सवाल करने से पहले लिख लिया। मकतूल कौन है? डिवीजन कोशिश कर रहे। मुमकिन है कि जब तुम पहुंचो इस वक्त तक शनाख्त हो जाए। लियो ने जवाब देते हुए लोकेशन के बारे में मजीद तफसील बताई और कहा, हैरी, कॉल करनी पड़े तो मेरी नींद की परवाह मत करना। लियो ने कहा। ओके, मैं अपने पार्टनर को फ़ोन करके निकलता हूँ। और उसने फ़ोन बंद कर दिया और अपने पार्टनर इग्नासिफ फिराज का नंबर मिलाया। हैरी का नया पार्टनर इग्नासिफ हैरी से 20 बरस जूनियर था। सकाफती पस मंज़र भी जुदा था। हैरी जानता था कि पार्टनर के साथ हम आहंगी में वक्त लगेगा। इग्नासिफ फ़ोन की वजह से बेदार हुआ और जल्द ही अलर्ट हो गया। वो पुरजोश मालूम हो रहा था। ये मस्बत अलामत थी। मुश्किल ये थी कि उसे डायमंड बार से आना था। ये सफ़र 1 घंटे का था। हैरी को मालूम था कि वो पहले से जय वारदात पर पहुंच जाएगा। उसने ज़रूरी मालूमात फराहम करके फ़ोन बंद कर दिया। हाथ कोट की आस्तीनों में डालते वक्त उसने आईने पर नज़र डाली। 56 बरस की उम्र में वो फिट नज़र आ रहा था, जबकि उसके साथ के दूसरे सुराग रसां दरमियान से गोल हो चुके थे। उसने तैयारी में ज़्यादा वक्त नहीं लिया। आखिरी शय गन थी। होल्स्टर दाएं कूल्हे पर था। हैरी ने बाएं हाथ से कंबर अल्ट्रा कैरी निकाला, तेजी से चेक किया और उंगलियों पर नचाकर बाएं हाथ से ही होल्स्टर में फिट कर दिया। हैरी बोश तैयार था। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। लेफ्टिनेंट को केस के बारे में ख़ास इल्म नहीं था, अलबत्ता वो इतना ज़रूर जानता था कि हैरी का घर क्राइम सीन से करीब है। हैरी ने कोहिंगा और बारहम के बाद फ्रीवे 101 पकड़ा और सीधा हॉलीवुड ड्राइव के पड़ोस में जा पहुंचा। वहां ज़ख़ीरा आब की पहाड़ियों पर कीमती बंगले मौजूद थे। ताहू ड्राइव पर वो पहाड़ियों में मजीद अंदर गया और मुल हॉलैंड की मशरिकी हद पर निकल आया। यहाँ 2 निशान बने थे, नो पार्किंग और दूसरा ओवरलुक क्लोज्ड, 8 डार्क। ताहम दिन हो या रात, इन निशानात को नज़रअंदाज करना रोज़ का मामूल था। वो जाए वारदात पर पहुंच चुका था। वहाँ पहले ही कई गाड़ियाँ मौजूद थीं, फॉरेंसिक वैन, तफ्तीशी एहलकार, पुलिस कार्स, निशानजदा और गैर निशानजदा दोनों। जर्ड टेप ने क्राइम सीन को घेरा हुआ था। हैरी ने गाड़ी रोकी और उतर गया। जर्ड टेप के हल्के में एक पोर्शे करेरा खड़ी थी। पोर्शे का सामने वाला हुड खुला हुआ था। गाड़ी के गेट टेप का एक और हल्का था। हैरी ने अंदाज़ा लगाया कि पोर्शे मकतूल की मलकियत होगी। एक पेट्रोल ऑफिसर ने उसका नाम और बैज नंबर देखा, जिसके बाद हैरी झुककर जर्ड टेप के हल्के में चला गया। वो क्राइम सीन की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पोर्टेबल रोशनियों के दरमियान मकतूल की बॉडी दिखाई दे रही थी और मुतालिका एहलकार अपना काम कर रहे थे। एक टेक्नीशियन वीडियो कैमरे के साथ मौजूद था। हैरी, यहाँ, एक आवाज़ आई। हैरी ने गर्दन घुमाई। डिटेक्टिव जेरी एडगर गैरज़दा निशान क्रूज़र के पास खड़ा था। हैरी ने रुख उसकी जानिब कर लिया। किसी वक्त हॉलीवुड डिवीज़न में वो हैरी का पार्टनर हुआ करता था। इस वक्त हैरी होमिसाइड टीम का लीडर था। तस्वीर पलट गई थी। अब एडगर लीडर था। मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम? उसने कहा। हाँ, मैं, हैरी बोला। तुम केस पर तन्हा काम करोगे? एडगर बोला।
नहीं, मेरा पार्टनर पहुंचा है, हैरी ने जवाबन कहा। ओह, नया पार्टनर? गुज़िश्ता बरस इको पार्क केस के बाद? एडगर बोला। हाँ, यहाँ क्या सूरत हाल है? हैरी ने कथा कलामी की। वो इको पार्क के हवाले से एडगर या किसी और से बात नहीं करना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि तवज्जो मौजूदा केस पर मरकूज रहे। होमिसाइड स्पेशल में ट्रांसफ़र के बाद ये उसका पहला केस था और वो बखूबी आगाह था कि बहुत सी निगाहें उसकी कारकर्दगी पर मरकूज हैं। मजीद ये कि उनमें कुछ इसकी नाकामी के आरजूमंद भी हैं। वो क्रूज़र के ट्रंक की तरफ मुतवज्जा हो गया जिस पर मकतूल की अशिया बक्स में रखी हुई थी। हर आइटम अलग मिनी बैग में था। वॉलेट, की रिंग, नाम के टैग के साथ, करेंसी की गड्डी और एक ब्लैकबेरी सेलफोन। फ़ोन अभी तक ऑन था। सब्ज बत्ती फ्लैश कर रही थी, लेकिन मालिक कॉल करने या वसूलियाबी के लिए इस दुनिया से गुजर चुका था। हैरी ने मिनी बैग उठाया जिसमें शनाख्ती टैग महफूज था। टैग को रोशनी की तरफ करके जायज़ा लिया। इस पर एक आदमी की छोटी सी तस्वीर मौजूद थी। स्याह आंखें, स्याह बाल। वो कैमरे की जानिब देखकर मुस्कुरा रहा था। वो सेंट अगाथा क्लिनिक फॉर वुमेन का कार्ड था। नाम की जगह डॉक्टर स्टैनले कैंट लिखा हुआ था। हैरी ने नोट किया कि कार्ड बतौर की के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। स्वाइप की। इस किस्म की स्वाइप की मखसूस दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लाश कब दरियाफ्त हुई थी? हैरी ने सवाल किया। 10 घंटे गुजर गए हैं, जवाब मिला। मुझे बताया गया कि वहाँ मैडोना का मकान है या था। एडगर ने 100 गज के फासले पर बुलंद मेंशन की तरफ इशारा किया। पेट्रोल कार 11 बजे के करीब घूम कर आई। इस वक्त 11 बज रहे थे जब पोर्शे पर नजर पड़ी। इस किस्म की पोर्शे का इंजन उकुब में होता है। सामने की तरफ हुड खुला हुआ था। पेट्रोल कार के ऑफिसर बाहर आए। पोर्शे से कुछ फासले पर उन्होंने बॉडी दरियाफ्त की। लाश का चेहरा जमीन की तरफ था। पीछे से सर में गोलियां मारी गई थीं। सीधा सादा मर्डर। एडगर बोला। ये स्टैनले कैंट है? हैरी ने टैग चुटकी में पकड़ा। टैग और वॉलेट के मुताबिक यही जाहिर होता है। उम्र 42 साल। रिहाइश एरो ड्राइव के कोने पर, एडगर ने कहा। हैरी सर हिलाते हुए तफसीलात नोट कर रहा था। हमने लाइसेंस प्लेट नंबर की मालूमात कंप्यूटर से निकाली हैं। गाड़ी K&K मेडिकल के नाम पर रजिस्टर्ड है, एडगर बोला। कबीरा खातिर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये केस मेरी जगह ले लो, एडगर ने कहा। वैसे भी मेरी 3 पार्टनर की टीम मुकम्मल नहीं है। एक कोर्ट में उलझा हुआ है, दूसरा क्वीन ऑफ एंजल्स केस में अटका हुआ है, एडगर कह रहा था। हैरी बोश के इल्म में था कि हॉलीवुड में होमिसाइड स्क्वाड रिवायती 2 पार्टनर्स की जगह ले चुका है। उसने बॉडी के अतराफ अफराद की तरफ इशारा किया। हाँ, ये सादा शूटिंग केस है, मुख्तलिफ मामला है। तुम ये केस लोगे तो मुझे खुशी होगी, एडगर बोला। गुड। किसी ने कार को देखा है? हैरी ने कहा। नहीं, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था, एडगर बोला। कोई मकतूल के घर पहुंचा है? हैरी ने सवाल किया। अभी तक नहीं। पहले हम क्राइम सीन से फारिग होना चाहते थे, एडगर बोला। हैरी को अंदाज़ा था कि एडगर हैरी को वहां देखकर चौंका था। वो RHD के आदमी का इंतज़ार कर रहा था। ये बात अया थी कि वो केस रॉबरी होमिसाइड डिपार्टमेंट के सुपुर्द करना चाहता था, इसलिए अब तक वहाँ कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई थी। जहाँ ये बात परेशान कन थी, वहीं बाइस तमानियत भी थी कि हैरी और इसके नए पार्टनर के लिए केस पर काम करने के लिए तमाम चीज़ें तकरीबन फ्रेश थीं। केसेस के मामले में डिपार्टमेंट बद मामलगी की पुरानी तारीख का हामिल था। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट LAPD के जोग्राफियाई एतबार से 17 डिवीज़न थे। हर एक का अपना स्टेशन, डिटेक्टिव ब्यूरो और होमिसाइड स्क्वाड था। तुलानी केसेस में डिवीजनल स्क्वाड्स पहली तरजीह थी। सियासी, सेलिब्रिटी या मीडिया से मुतालिक केस की गेंद होमिसाइड स्पेशल के कोर्ट में आनी थी। उसका ताल्लुक RHD से नहीं था। ऐसे केस अमूमन दुश्वार और सब्र आजमा साबित होते थे। उसने लाश के करीब अफराद की गिनती की। कुल 5 एहलकार थे। हाँ, तो क्राइम सीन पर सबसे पहले तुमने कदमों के निशान तलाश किए होंगे। वो आवाज़ को हमवार ना रख सका। हैरी, एडगर की आवाज़ भी खिंच गई। क्रिसमस करीब है, यहाँ सैकड़ों लोगों का आना जाना होता रहता है। कदमों को तलाश करना बेमायने था। मजीद यह कि यह प्रोफेशनल शूट है। गन, कार और शूज़। कातिल सफाई से काम करके बहुत पहले साफ निकल गए, एडगर ने कहा। हैरी बोश ने सर हिलाया। वो बहस में नहीं पड़ना चाहता था। ठीक है, मैं देखता हूँ, हैरी ने कहा। कुछ देर बाद एडगर रुखसत हो गया। हैरी ने पोर्शे का रुख किया। उसके ख्याल में एडगर ने RHD से किसी को नहीं बुलाया होगा, बल्कि हरकत RHD में से किसी ने की थी। उसने दस्ताने चढ़ाए और ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोला। उसने नज़र दौड़ाई। पैसेंजर सीट पर एक ब्रीफकेस पड़ा था। ब्रीफकेस लॉक नहीं था। हैरी ने उसे खोलकर देखा। चंद फाइलें, एक कैलकुलेटर
चंद पैड, पेन और कागजात, और हैरी ने उसे बंद करके वहीं पर रहने दिया। बादशाह हैरी ने ग्लव बॉक्स खोला। पहले जो टैग और क्लिप उसने देखा था वैसे ही चंद और क्लिप वहां पर रखे थे। हैरी ने बारी बारी उनका जायजा लिया। हर एक बैज मुख्तलिफ मकामी अस्पतालों ने जारी किया था। सब पर वही तस्वीर थी और नाम, स्टैनले केंट। हैरी ने बैजेस के पीछे देखा। बेशतर पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। वो काफ़ी देर तक इन अल्फाज को देखता रहा। ज़्यादातर का इख्तिताम एल और आर पर हुआ था। हैरी के अंदाजे के मुताबिक ये लॉक कॉम्बिनेशन थे। उसने फिर ग्लव बॉक्स में हाथ डाला। मजीद की कार्ड और बैज निकल आए। उसे कदरे हैरत का सामना था। यूँ मालूम होता था कि मकतूल के कब्जे में लॉस एंजलिस के हर अस्पताल के की कार्ड और सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन मौजूद थे। पहला ख्याल उसे यह आया कि स्टैनले केंट अस्पतालों में किसी हेरा फेरी में मुलव्विस था। उसने हर चीज़ वापस ग्लव बॉक्स में रखकर उसे बंद कर दिया। फिर सीटों के नीचे नाकाम तलाशी ली और गाड़ी से उतरकर खुले हुए ट्रंक की तरफ आ गया। ट्रंक ज़्यादा बड़ा नहीं था और खाली पड़ा था। हैरी ने फ्लैशलाइट में गौर से देखा। ट्रंक की तह पर कालीन था जिसके चार कोनों पर एक जैसे निशानात मौजूद थे। निशान जाहिर कर रहे थे कि वहाँ कोई चार टांगों या पहियों वाली चौकोर वजनी शय को मौजूद रखा गया था। कोई बॉक्स भी हो सकता था जिसे दौरान वारदात निकाल लिया गया। डिटेक्टिव, हैरी ने मुड़कर पेट्रोल मैन को देखा। क्या बात है? हैरी ने कहा। वहाँ FBI की एजेंट आई है, वो अंदर आना चाहती है, वो बोला। वो कहाँ है? हैरी ने सवाल किया और उसकी रहनुमाई में चल पड़ा। वो जर्द टेप के दूसरी तरफ अपनी गाड़ी के खुले दरवाजे के साथ खड़ी थी। वो तन्हा थी। चेहरा मुस्कुराहट से आरी था। उसे पहचान कर हैरी का सीना जल उठा। हेलो हैरी, उसने हैरी को देख लिया था। हेलो राशेल, वो बोला। हैरी को ठीक तरह याद नहीं था कि वो कितने अरसे बाद FBI स्पेशल एजेंट राशेल वॉलिंग को देख रहा था। एक वक्त था जब कोई दिन राशेल के ख्याल के बगैर नहीं गुजरता था। उसके गुमान में भी ना था कि रात के इस पहर मर्डर सीन पर वो दोबारा आमने सामने होंगे। उसने जीन्स पर ऑक्सफोर्ड शर्ट और गहरे नीले रंग का ब्लेजर जेबतन किया हुआ था। उसका हुस्न अब भी मुतासिर कुन था। लगता था कि हैरी की तरह उसे भी कॉल करके उठाया गया था। अगरचे हैरी बोश कॉल के वक्त बेदार हालत में था। राशेल का सपाट चेहरा बता रहा था कि हैरी के साथ आखिरी तलखी उसे याद है। दोनों आखिरी बार इको पार्क पर मिले थे। वो FBI के किसी खुफिया टेक्निकल इंटेलिजेंस की नुमाइंदा थी। उसने भी नहीं बताया था कि ये क्या चीज़ है। ना हैरी ने जस्तुजू की कि FBI का मस्कूरा यूनिट काम क्या करता है। इको पार्क केस में मुलाकातें केस से पहले के रोमांस का हासिल थीं। इस वक्त वो मकसद से आई थी और हैरी भी महसूस कर रहा था कि वो मालूम करेगा कि FBI का मस्कूरा यूनिट किस मकसद के लिए है। क्या मैं क्राइम सीन देख सकती हूँ? राशेल ने कहा। क्यों नहीं, आ जाओ। हैरी ने जर्द टेप को ऊपर किया और मस्बत जवाब दिया। वो अंदर आकर रुक गई। ये इशारा था कि वो हैरी की रहनुमाई का हक तस्लीम करती है। वो राशेल को लेकर आगे बढ़ा। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, राशेल ने कहा। अगर मैं बॉडी को देख लूँ तो इम्कान है कि रस्मी शनाख्त बता सकूंगी। उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल दिखाई। इस तरफ आओ, हैरी ने कहा। मोबाइल यूनिट की फ्लोरेसेंट रोशनी में लाश नारंगी मिट्टी पर पड़ी थी। पहाड़ी का किनारा महज 5 फीट दूर था। नीचे ज़ख़ीरा आब, जिसके परे शहर की रोशनियां तारीकी में लाखों जुगनुओं की मानंद झिलमिला रही थीं। मेडिकल एग्जामिनर ने लाश को सीधा कर दिया था। चेहरा जख्मी हो गया था, लेकिन टेक्स्ट पर जो फोटो हैरी ने देखे थे वो पहचान सकता था कि लाश स्टैनले केंट ही की थी। खुली हुई शर्ट में से उसका बालों से बेनियाज सीना नजर आ रहा था। एग्जामिनर ने आले जर्राही के जरिए एक जगह कट लगाया हुआ था। मकसद जिगर तक पहुंचना था। जिगर की हिद्दत से तयन किया जा सकता था कि कत्ल किस वक्त हुआ। इवनिंग हैरी, एग्जामिनर जो फिल्टन ने कहा। नहीं, बल्कि सुबह बखैर ज़्यादा दुरुस्त है। मेरे ख्याल में तुम्हारा नया पार्टनर इग्नेसिव है। जो फिल्टन ने राशेल की तरफ देखा। हाँ, मैं उसी के साथ हूँ। ये स्पेशल एजेंट राशेल वॉलिंग है, FBI, हैरी ने कहा। जो फिल्टन ने मशकूक नज़रों से हैरी को देखा। राशेल ने आगे बढ़कर पोजीशन बनाई और फाइल से 8x10 की रंगीन तस्वीर निकाली। ये चेहरे का क्लोजअप था। उसने एहतियात से तस्वीर और लाश के चेहरे का मवाजना किया। स्टैनले केंट, वो बड़बड़ाई। हैरी सर हिलाकर लाश की दूसरी जानिब चला गया। डॉक्टर जो, अब तक कहाँ पहुँचे हो? उसने सवाल किया। कोई मकतूल को यहाँ लाया था या खुद आया था, और मकतूल बाद में। वजह कुछ भी हो सकती है। बहरहाल मकतूल को घुटनों के बल बिठाया गया था। जो ने मकतूल की पतलून के घुटनों की तरफ इशारा किया। फिर किसी ने उसके सर में पीछे से 2 गोलियां मारी। वो नीचे गिरा और चेहरा जख्मी हो गया। ताहम वो गिरने से पहले ही मर चुका था। गोलियां सर में ही हैं, गालिबन 8.22 की होंगी, जो ने कहा।
मौत का वक्त? हैरी ने पूछा। लिवर टेम्परेचर के मुताबिक 8 बजे के लगभग, जो ने जवाब दिया। हैरी के लिए यह जवाब गैर मुतवक्का था। 8 बजे तारीकी छा जाती थी और लोग घरों में होते थे। वो जगह ऐसी थी कि धमाकों के साथ बाजगश्त की गूंज लाजिम थी, लेकिन किसी ने पुलिस को कॉल नहीं की और लाश भी पेट्रोल कार ने दरियाफ्त की तकरीबन 3 घंटे के बाद। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, जो ने कहा। धमाकों की आवाज़ मुमकिन तौर पर वजाहत की जा सकती है दोस्तों, इसे ज़रा पलटो, जो ने मदद तलब की। हैरी खड़ा होते हुए ज़रा सा हट गया। बॉडी को वापस पलट दिया गया। हैरी और राशेल की निगाहें चार हुईं, फिर दोनों की नज़रें लाश के सर में गोलियों के जख्म पर रुक गईं। स्याह बाल खून आलूद थे। उकुब से सफ़ेद कमीज पर खाकी स्प्रे के छींटे दिखाई दे रहे थे। हैरी ने तवील कैरियर में अनगिनत क्राइम सीन देखे थे। इस वक्त सफ़ेद शर्ट पर जो छींटे वो देख रहा था वो खून के नहीं थे। ये खून नहीं है? हैरी ने पूछा। हाँ, ये खून नहीं है, ये पुराना कोका कोला सिरप है, बोतल के पेंदे में बचा हुआ कोला, जो ने कहा। हैरी के कुछ कहने से पेशतर राशेल बोल पड़ी। ये साइलेंसर की शक्ल है। प्लास्टिक की 1 लीटर बोतल का मुंह गन की नाली में फंसाकर या टेप लगाकर फायर करने से आवाज़ दब जाती है, क्योंकि आवाज़ की लहरों को खुली फिजा में फैलने का मौका नहीं मिलता। बोतल का बचा हुआ मशरूब भी टारगेट की तरफ जाता है, राशेल ने कहा। जो ने हैरी की तरफ देखकर इस बात में सर हिला दिया। एक और चीज़ भी काबिले तवज्जा है, जो ने मकतूल के हाथों में की तरफ इशारा किया। हैरी ने झुककर देखा। हाथों की दरमियानी उंगली में सुर्ख रंगत के रिंग थे, प्लास्टिक के रिंग। ये क्या है? हैरी बोश ने सवाल किया। फिलहाल यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो ने जवाब दिया। मैं बताती हूँ, राशेल ने पेशकश की। ये TLD रिंग कहलाते हैं, थर्मल लोमिनेसेंट डोसीमेट्री। ये वार्निंग डिवाइस है जो कबल वक्त खतरे की निशानदही करता है। ये रिंग रेडिएशन की मौजूदगी को महसूस करके वार्न करता है कि आप रेडिएशन की जद में हैं, राशेल ने कहा। वो हैरी से मुखातिब थी। उसके इंकशाफ ने कुछ देर के लिए वहाँ पर सकूत तारी कर दिया। एक और बात बताऊं, अगर रिंग इस तरह पहना जाए कि इसका सफ़ेद हिस्सा अंदर की जानिब हो, जैसे मकतूल की उंगलियों में है, यानी TLD स्क्रीन अंदर की जानिब है, इसका साफ मतलब है कि रिंग पहनने वाला रेडियो एक्टिव मवाद को हैंडल करता रहा है, राशेल ने कहा। ओके, सब लोग पीछे हट जाएं, हैरी ने कहा। राशेल के अलावा सबने फासला इख्तियार कर लिया। रुक जाओ, खतरे की बात नहीं है, राशेल ने हाथ उठाया। ताहम कोई साबका पोजीशन पर वापस नहीं आया। अगर ताबकारी का खतरा मौजूद होता तो TLD रिंग का स्क्रीन स्याह हो जाता। ये कबल अज़ वक्त वार्निंग की अलामत है, राशेल ने इत्मीनान दिलाया। इसके अलावा ये देखो, उसने अपनी जैकेट को एक तरफ हटाया। उसकी बेल्ट के साथ पेजर नुमा एक छोटा सा बॉक्स मुंसलिक था। ये ताबकारी को मॉनिटर करता है। राशेल ने वहाँ मौजूद अफराद की मालूमात में इजाफा किया। खतरे की सूरत में ये सायरन की तरह बजने लगता है और भागने वालों में सबसे पहले मैं आगे होती। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कूल डाउन, राशेल बोली। हैरी राशेल के करीब आया और उसके हाथ कोहनी के करीब से पकड़े। यहाँ से हटो, 1 मिनट बात करनी है। वो बदमज़ा हो गया था। माहौल राशेल की सिमत शिफ्ट हो रहा था, बाअल्फाज दीगर FBI की तरफ। हैरी क्राइम सीन पर अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता था। राशेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मामला है? हैरी ने पूछा। तुम्हारी तरह मैंने भी रात में कॉल वसूल की थी, राशेल ने कहा। यह जवाब तसल्ली बख्श नहीं है, हैरी बोला। मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, राशेल बोली। ऐसा है तो मुझे तफसील बताओ। ये भी बताओ कि तुम्हें भेजा किसने है, हैरी ने पूछा। राशेल ने दाएं बाएं देखा, फिर हैरी पर नज़र डाली और जर्द टेप की दूसरी जानिब इशारा किया। वहाँ चलें। वो जर्द टेप के दायरे से बाहर आ गए। देखो, जो मैं बता रही हूँ ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है। स्टैनले कैंट का नाम पहले से लिस्ट पर था। जब तुम या तुम्हारे लोगों ने इसका नाम कंप्यूटर में नेशनल क्राइम इंडेक्स के लिए डाला तो वाशिंगटन DC में सुर्ख झंडी लहराने लगी और FBI के टेक्निकल इंटेलिजेंस ने मुझे कॉल की। व्हाट? क्या वो दहशतगर्द है? हैरी ने कहा। नहीं, मेडिकल से ताल्लुक़ रखता है, फिजिशियन, और एक ऐसा शहरी जो कानून का एहतराम करता है, राशेल ने कहा। फिर FBI रात में यहाँ क्या कर रही है? ताबकारी के रिंग, क्या कहानी है और इसका नाम कौन सी लिस्ट पर था? हैरी ने कहा। राशेल ने हैरी के सवालात नज़रअंदाज कर दिए। हैरी, मुझे ये बताओ कि कोई इसके घर गया या उसकी बीवी से मिला? राशेल ने कहा। अभी नहीं, हमारा प्लान था कि पहले क्राइम सीन, हैरी ने कहना चाहा। फ़ौरन निकलो, सवालात रास्ते में कर लेना, राशेल ने कहा। गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसने राशेल की फोर्ड मस्टैंग की तरफ इशारा किया। 1 मिनट रुको। वो एडगर की क्रूज़र की तरफ चला गया, जहाँ मकतूल की अशिया प्लास्टिक के मिनी बैग्स में
क्रूजर के ट्रंक पर रखी थी। हैरी ने वहां मुस्तैद सार्जेंट से कहा, सुनो, मैं मकतूल के घर जा रहा हूँ। मेरा पार्टनर इग्नेसिव पहुंचने वाला है। हम दोनों में से किसी के आने तक हालात पर नजर रखना, हैरी बोला, और सार्जेंट ने सर हिला दिया। हैरी ने सेलफोन निकालकर इग्नेसिव का नंबर मिलाया। वो 20 मिनट के फासले पर था। हैरी ने उसे मुख्तसरन हिदायत दी, फ़ोन बंद किया और चलते चलते आंख बचाकर ट्रंक पर रखी अशिया में से की रिंग उठाकर कोट की जेब में रख लिया। वो मस्टैंग तक पहुंचा तो राशेल पैसेंजर सीट पर थी। हैरी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। कौन था? प्रेसिडेंट से बात कर रही थी? मेरा पार्टनर था, मैंने उसे कहा कि वहीं घर पर मिले, राशेल ने कहा। हैरी ने इंजन स्टार्ट करते ही सवालात शुरू कर दिए। अगर वो दहशतगर्द नहीं था तो किस किस्म की लिस्ट पर उसका नाम था? हैरी ने पूछा। बहैसियत मेडिकल फेज सेट वो ताबकारी मवाद तक बहरास्त रसाई रखता था, राशेल ने कहा। राशेल का जवाब सुनकर हैरी के जहन में उन तमाम अस्पतालों के नाम उभरे जिनके टैग्स उसने पोर्शे के ग्लव बॉक्स में देखे थे। ये मवाद कहाँ था? अस्पतालों में? हैरी ने कहा। हाँ, ऐसा ही था, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह मखसूस ताबकारी मवाद कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है, राशेल ने बताया, और हैरी ने सर हिला दिया। राशेल, मैं क्या मिस कर रहा हूँ? मुझे समझाओ, हैरी बोला। स्टैनले कैंट रसाई रखता था, लेकिन दूसरे लोग भी दिलचस्पी रखने के बावजूद ताबकारी मवाद से दूर थे, और उनकी दिलचस्पी की वजह कैंसर का इलाज नहीं था, राशेल ने कहा। दहशतगर्द? हैरी बोला। बिल्कुल ठीक, राशेल ने कहा। क्या स्टैनले आज़ादाना नकलो हरकत करता रहा? अस्पतालों में सिक्योरिटी सिस्टम तो होगा या नहीं? हैरी ने कहा। हिफाजती निज़ाम के बावजूद रखने रह जाते हैं, खुसूसन ऐसे लोगों के लिए जिन पर एतमाद किया जाता है। ऐसे अफराद अंदर के आदमी होते हैं, जैसे स्टैनले कैंट, राशेल ने कहा। हैरी सोचा था कि यकीनन स्टैनले शख्स से बालातर था कि उसने कार्ड्स के पीछे कॉम्बिनेशन तक लिख रखे थे। मैं समझ रहा हूं, हैरी बोला। सिक्योरिटी मजबूत हो या कमज़ोर, तुम रसाई के लिए क्या करते? राशेल ने पूछा। जाहिर है ऐसे शख्स को तलाश करता जो ऐसे निज़ाम को खूब जानता है, हैरी ने मोड़ काटते हुए कहा। हाँ, राशेल बोली। यानी तुम कहना चाह रही हो कि? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, राशेल बोली। क्या तुम स्टैनले कैंट को जानती थी? हैरी ने अचानक एक मुख्तलिफ सवाल करते हुए उसकी जानिब देखा। अंधेरे का तीर था, हैरी रद्द अमल देखना चाहता था। उसके सवाल पर राशेल ने मध्यम हैरत का इजहार किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। हैरी आगाह था कि जवाब में उसे झूठ सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी उससे नहीं मिली। हैरी ने गाड़ी रोक दी। घर आ गया। घर के अंदर और बाहर तारीकी का राज था। यूं मालूम होता था जैसे वहां कोई रिहाइश पजीर नहीं है। क्या कर रहे हो? यह उसका घर नहीं है, वो दूसरे ब्लॉक। अचानक उसने होंठ सी लिए, ताहम ताखीर हो चुकी थी। हैरी चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, तुम मेरे साथ साफगोई का मुजाहरा करोगी या गाड़ी से उतरोगी? हैरी ने कहा। देखो हैरी, मैंने बताया था कि कुछ मामलात, राशेल ने कहना चाहा। प्लीज़ राशेल, उतर जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा, हैरी बोला। तुम्हें समझना चाहिए, राशेल ने फिर कोशिश की। दिस इज होमिसाइड, माई होमिसाइड, हैरी बोला। मैं एक फ़ोन करूंगी और तुम्हें इस केस की तफ्तीश से हटा दिया जाएगा, राशेल ने पैंतरा बदला। खूब, शायद तुम हैरी बॉश से पहली मरतबा मिल रही हो। फौरन कॉल करो मुझे, अभी आज रात। मेरी केस पर से हटाओगी? डू इट नाउ। हैरी ने झुककर हाथ बढ़ाया और राशेल की साइड का डोर खोल दिया। राशेल ने हाथ बुलंद करके पसपाई इख्तियार की। ऑल राइट, क्या जानना चाहते हो? उसने कहा। सच और पूरा सच, हैरी बोला। तुम इसको जानती थी? तुमने झूठ बोला था। क्या वो दहशतगर्द है? हैरी ने कहा। मैंने कहा था नहीं, वो फिजिस्ट है, कानून पसंद शहरी है, लेकिन वो वॉच लिस्ट पर था, क्योंकि अगर ताबकार मादा गलत हाथों में जाता है तो अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, राशेल बोली। क्या मतलब है? वो कैसे? हैरी ने पूछा। मुख्तलिफ तरीके हैं, इनफरादी और इज्तमाई दोनों। पिछली मरतबा थैंक्स गिविंग डे पर एक रूसी लंदन में पोलोनियम के जरिए हलाक किया गया था। वो एक इनफरादी टारगेट था, वो एक मामूली निशाना, गालिबन पोलोनियम का टेस्ट, ताबकार अंसर। कैंट की रसाई जिस मवाद तक रही थी वो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है, मसलन कोई मॉल या सबवे या कोई और पुरहजूम जगह। ये इस बात पर मुनहसिर है कि ताबकार मादे की कितनी मिकदार इस्तेमाल की जाती है और उसे डिलीवर करने वाला डिवाइस किस किस्म का है, राशेल ने कहा। डिलीवरी डिवाइस मतलब डर्टी बॉम्ब, हैरी बोला। हाँ, बॉम्ब की शक्ल मुमकिन है, नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, राशेल ने कहा।
तुम्हें कैसे मालूम है कि वो यहाँ नहीं रहता? हैरी ने पूछा। राशेल ने उंगलियों से अपनी पेशानी मसली, जैसे हैरी के सवालात ने सरदर्द पैदा कर दिया हो। क्योंकि मैं पहले भी उसके घर आ चुकी हूँ। ये गुज़िश्ता बरस के अवाखिर की बात है। इस वक्त मेरा पार्टनर भी हमरा था। हमने उसे और उसकी बीवी को इस पेशे से मुंसलिक खतरात से आगाह किया था। हमें यह हिदायत होमीलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से मिली थी। ओके, राशेल बोली। ओके, लेकिन ये FBI के पुरस्कार टेक्निकल विंग का रूटीन चेक नहीं था, ना ही होमलैंड सिक्योरिटी की मामूल की कार्रवाई। खतरा क्यों महसूस किया गया? धमकी किसको मिली थी? हैरी ने पूछा। राशेल ने नशिस्त में पहलू बदला। कोई मखसूस खतरा नहीं था, ये महज एहतियाती तदाबीर थी। 16 महीने कबल किसी ने ग्रेन्सब्रो में एक कैंसर क्लिनिक से 22 छोटी ट्यूब्स चुरा ली थीं। ट्यूब्स में रेडियो आइसोटोप्स सीसियम 137 मौजूद थे। हमें नहीं पता कि चुराने वाला कौन था और मकसद क्या था। ताहम यहाँ लॉस एंजलिस में जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स ने इसी किस्म के मुख्तलिफ मवाद की सिक्योरिटी जांचने का फैसला किया। मकामी अस्पतालों के मुतालिका अफराद से रब्ता करके उन्हें अलर्ट किया गया। नेज़ हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए गए। अब क्या चलें? आखिर में राशेल ने ख्वाहिश जाहिर की। टास्क फोर्स ने तुम्हारे विंग को इशारा किया और आखिर में जिम्मेदारी तुम तक आन पहुंची? हैरी ने पूछा। हाँ, मैं और मेरा पार्टनर वफाकी एजेंट थे। हम स्टैनली कैंट और दूसरे अफराद से मिले। यही वजह थी कि जब इसका नाम हमारे कंप्यूटर्स में टिमटिमाया तो मुझे कॉल किया गया, राशेल ने कहा। हैरी ने गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की। तुमने शुरू में ही मुझे आगाह क्यों नहीं किया? हैरी बोला। क्योंकि ग्रेन्सब्रो के वाक़े के बाद कोई मौत या मशकूक सूरत हाल सामने नहीं आई थी। कोई और वजह भी मुमकिन हो सकती थी, इसलिए मुझे एहतियात और सवाबदीद के साथ हरकत करने के लिए कहा गया था। मुझे अफसोस है कि मुझे झूठ बोलना पड़ा, राशेल ने कहा। क्या ग्रेन्सब्रो से गायब होने वाली सीसियम 137 बाजियाब कर ली गई थी? हैरी ने पूछा। नहीं, मस्बत इस्तेमाल के लिए उसकी खासी कीमत थी। अफवाह उड़ी कि वो ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हो चुकी है। यही वजह थी कि हम पर यकीन नहीं थे और मुझे आना पड़ा, राशेल बोली। हैरी ने खामोशी इख्तियार कर ली। 1 मिनट से पहले वो सही ब्लॉक में सही मकान के करीब थे। दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। ये मकान भी तारीक था। हैरी दाखिली दरवाजे पर पहुंचा। बारीक झुरी बता रही थी कि दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला है, हैरी ने सरगोशी की और गन निकाल ली। राशेल की गन भी हाथ में थी। दोनों गन बदस्त चौकन्ने अंदाज में खामोश और तारीक मकान में दाखिल हो गए। हैरी ने दीवार पर हाथ फेरकर स्विच को ऑन कर दिया। वो खाली लिविंग रूम में खड़े थे। किसी गड़बड़ के आसार नहीं थे। राशेल ने मिसेस कैंट को पुकारा और सरगोशी में हैरी को बताया कि वहाँ बच्चे नहीं हैं। उसने एक बार फिर आवाज़ बुलंद की, ताहम सन्नाटा कायम रहा। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना शुरू किया। हैरी ने एक और स्विच ऑन कर दिया। घर खाली दिखाई दे रहा था। ताहम चंद मिनट बाद उन्होंने मास्टर बेडरूम में मिसेस कैंट को दरियाफ्त कर लिया। वो बिस्तर पर उड़िया हालत में बंधी पड़ी थी। मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया था। आंखें बंद थीं। राशेल बिस्तर की तरफ और हैरी बाथरूम की तरफ गया। उसने बाथरूम और क्लोजेट चेक किया और बिस्तर के करीब आ गया। मिसेस कैंट को अजीब अंदाज में बांधा गया था। दोनों हाथ और टांगे पीछे ले जाकर कलाइयाँ और टखने जकड़ दिए गए थे। रीढ़ की हड्डी माकूस हालत में खम खा गई थी। बांधने के लिए टाइयाँ इस्तेमाल की गई थीं। राशेल ने जेबी चाकू से बंधन काटे और चादर ऊपर डालकर जिस्म ढक दिया। कमरे में पेशाब की बू नुमाया थी। जिंदा है? हाँ, राशेल ने जवाब दिया। शायद बेहोश है। राशेल ने औरत की कलाइयाँ और हाथ मसलने शुरू किए, जिनकी रंगत बंदिश और कम दौरान खून के बाइस जामनी हो रही थी। हैरी ने हॉलवे में आकर पैरामेडिक्स के हसूल के लिए नंबर मिलाया। 10 मिनट का वक्त बताकर वो वापस बेडरूम में आ गया। एक जिंदा गवाह की मौजूदगी में उसे तमानियत का एहसास हो रहा था। ये निहायत अहम और उम्मीद अफजा था कि मिसेस कैंट जल्द अज जल्द गुफ्तगू के काबिल हो जाए। उसने कराहना शुरू कर दिया। राशेल उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही थी। मिसेस कैंट तनाव का शिकार थी। 2 अजनबी अफराद को वहाँ देखकर उसकी आंखें फैल गईं। राशेल ने FBI की ID दिखाते हुए सवाल किया, क्या तुम मुझे पहचानती हो? क्या? कौन? मेरा शौहर कहाँ है? उसने उठना चाहा। माअन उसे बरहंगी का एहसास हुआ। उसने चादर मजबूती से अपने गिर्द लपेट ली। राशेल ने हैरी की जानिब देखा, जैसे पूछ रही हो कि कैसे हैंडल किया जाए। मिसेस कैंट, तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं है, हैरी ने कहा। मैं डिटेक्टिव हैरी बॉश हूँ, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, और ये FBI एजेंट राशेल है। हम जानना चाह रहे हैं कि तुम्हारे शौहर के साथ क्या वाक़या पेश आया है, हैरी ने कहा। औरत ने हैरी और फिर राशेल को देखा। वो राशेल को गौर से देख रही थी। मुझे याद है, तुम यहाँ पहले भी किसी के साथ आई थी और हमें समझाया था। क्या ये वही? वो खामोश हो गई। मिसेस कैंट,
एलिसिया, राइट? एलिसिया, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि तुम हौसले और सुकून का मुजाहरा करो। इस तरह हम कम वक्त में ज़्यादा बात कर सकेंगे। राशेल ने उसे नाम से मुखातिब करते हुए कहा। यकीनन पहले तुम लिबास पहनना पसंद करोगी, राशेल बोली। एलिसिया ने असबात में सर हिला दिया। ओके, हम लिविंग रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। तां पहले ही बता दो कि तुम जख्मी तो नहीं हो, राशेल ने पूछा। एलिसिया ने नफ़ी में सर हिला दिया। ताम उसका रंग उड़ा हुआ था और वो कम गोई का मुजाहरा कर रही थी। उन्होंने तशद्दुद नहीं किया था, मुझे डराया था और बेलिबासी का मुतालबा किया था। हैरी गैर महसूस अंदाज में एलिसिया की आंखें पढ़ रहा था। ओके, तुम पहले लिबास ले लो, पैरामेडिक्स के आने पर हम तुम्हारी जिस्मानी हालत फिर भी देखेंगे, राशेल बोली। एलिसिया केंट बौखलाहट में चादर लपेटे बिस्तर पर ही खड़ी हो गई। हैरी ने मैट्रेस पर नमी का धब्बा देखा। उस पर जो बीती थी वो बहुत नहीं तो किसी हद तक खौफनाक थी। बवजह मसाने का कंट्रोल ख़त्म हो गया था। वो बिस्तर से उतर कर क्लोजेट की तरफ गई और लुढ़खुड़ा गई। हैरी ने बढ़कर उसे संभाल लिया। तुम ठीक हो? हाँ, चक्कर आ गया था। क्या वक्त हो गया? एलिसिया ने पूछा। हैरी ने बेड की दाएं जानिब डिजिटल क्लॉक को देखा, लेकिन उसका स्क्रीन तारीख था। वो बंद हो गया था या उसका प्लग निकला हुआ था। हैरी ने अपनी कलाई की घड़ी देखी और 1 बजे का ऐलान किया। मिसेस केंट का जिस्म जैसे अकड़ गया। ओ माय गॉड, घंटे गुजर गए। स्टैनली कहाँ है? एलिसिया ने कहा। हैरी ने उसके दोनों शाने पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। तुम लिबास पहनो, फिर हम बात कर शुरू करते हैं, हैरी ने कहा। वो नाहमवार चाल के साथ क्लोजेट पर पहुंची और उसका पट खोला। पट की बैरूनी सतह पर कदे आदम आईना लगा था। पट घूमा तो लम्हा भर के लिए हैरी ने अपना अक्स देखा। अपनी ही आंखों में उसने अजनबी अंसर महसूस किया। आंखों में कौन सी कैफियत थी? अपने घर से निकलते वक्त उसने आईना देखा था तो आंखें नॉर्मल थीं। अब बेचैनी थी या खौफ था या कुछ और, ये काबिल फ़हम है। उसने सोचा वो हज़ारों मर्डर केसेस में शामिल रहा था, लेकिन यह केस किसी और तरफ जाता दिखाई दे रहा था। एलिसिया केंट सफ़ेद रंग का लिबास निकालकर बाथरूम में चली गई। राशेल ख्वाबगाह से निकली और हैरी ने भी उसकी तकलीद करते हुए मास्टर बेडरूम छोड़ दिया। क्या ख्याल है तुम्हारा? राशेल ने लिविंग रूम में आकर सवाल किया। गुड लक, गवाह मौजूद है, कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, हैरी ने कहा। हाँ, उम्मीद तो है, राशेल बोली। मैं ज़रा घर का जायज़ा लेकर आता हूँ। हैरी बाहर निकल गया। हर कमरे के साथ उसने उकबी वरांडा और गैराज भी देखा था। उसने कोई ख़ास बात महसूस नहीं की, सिवाय इसके कि 2 गाड़ियों की गुंजाइश वाला गैराज खाली पड़ा था। अगर पोर्शे के अलावा भी कोई गाड़ी थी तो इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। हैरी ने फॉरेंसिक टीम भी तलब कर ली। बादशाह उसने अपने सुपरवाइजर लेफ्टिनेंट को कॉल करके बेदार किया और अब तक की तमाम सूरत हाल से आगाह किया। दहशतगर्दी के मुमकिन जाविये और फेडरल एजेंट्स की दिलचस्पी भी गोशगुजार कर दी। यूँ मालूम होता है मुझे चंद कॉल्स करनी पड़ेंगी, लेफ्टिनेंट ने पुरजोश अंदाज में कहा। हैरी के इल्म में था कि लॉस एंजलिस पुलिस का अपना होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिस है, लेकिन उसका मवाजना FBI के सिक्योरिटी ऑफिस से मुमकिन नहीं था। लॉस एंजलिस के ऑफिस में ज़्यादातर बड़बोले थे और होमलैंड सिक्योरिटी का हेड कैप्टन बेडली था, जो अभी तक ब्यूरो के मुकाबले में अपनी बेहतर कारकर्दगी साबित करने में नाकाम रहा था। हैरी वापस लिविंग रूम में आया तो राशेल सेलफोन पर मसरूफ़ थी और एक आदमी वहाँ पर मौजूद था जिसे हैरी ने पहले कभी ना देखा था। उसका कद लंबा था, उम्र 40 से ऊपर थी। उसे पहचानने के लिए हैरी को बैज या वर्दी की ज़रूरत नहीं थी। वो FBI का आदमी था। हैरी के लिए उसके तेवर और अंदाज ही शनाख्त के लिए काफ़ी और शाफी थे। तुम गालिबन डिटेक्टिव हैरी बोश हो? मैं राशेल का पार्टनर जैक ब्रीज हूँ, उसने कहा। हैरी ने उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। आम सी बात थी, लेकिन जिस अंदाज में उसने खुद को राशेल का पार्टनर जाहिर किया था वो बात कुछ खास थी। बगैर कहे वो कह गया था कि अब सीनियर पार्टनर जॉब पर है। अगर राशेल का नुक्ता नज़र दूसरा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, राशेल ने फ़ोन बंद किया। स्पेशल एजेंट इंचार्ज का फैसला है कि 3 टीमें इन अस्पतालों में जाएं जहां हॉट लैब्स हैं और जहां स्टैनली केंट मकतूल होने से पहले विजिट कर चुका था, राशेल ने कहा। हैरी के इल्म में था कि वो सर्च का दायरा महदूद करके सेंट अगाथा क्लिनिक फॉर वुमेन पर मरकूज कर सकता है। उस अस्पताल का ID टैग स्टैनली के पास था। राशेल और ब्रीज इस अमर से लाइल्म थे। हैरी ने फैसला किया कि फ़िलहाल इनको लाइल्म रखना ही बेहतर है। उसने भाप लिया था कि तफ्तीश का इख्तियार FBI की जानिब झुक रहा है। वो चाहता था कि कम अज़ कम एक क्लू उसके पास महफूज रहे। LAPD का क्या होगा? उसने एक मुख्तलिफ सवाल किया। LAPD? ब्रीज गोया उछल पड़ा। हैरी, तुम अपनी बात कर रहे हो? यही सवाल किया तुमने? हाँ, ठीक समझे हो। मैं इस कज़िये में कहाँ खड़ा हूँ, हैरी ने कहा। ब्रीज ने मुआनके के अंदाज में दोनों हाथ फैला दिए।
तुम केस में हो, हमारे साथ हो। उसने यूं कहा जैसे वादा कर रहा हो। उसने तस्दीक तलब नजरों से राशेल की तरफ देखा, लेकिन वो दूसरी जानिब देख रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।